हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त दुनिया भर में कई बड़ी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा गर्म खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर से गिरफ्तारी हुई है। वो शायद कोई उम्मीद नहीं करता था। रेंजर्स ने जिस तरह से उन्हें उठाया है, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, आज हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इसराइल फिलिस्तीन फ्रंट पर इसराइल ने गजा में हमले किए हैं, जिसमें 3 बड़े इस्लामिक जिहाद के कमांडर्स मारे गए हैं। और इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर यह कि सीरिया को अरब लीग में शामिल कर लिया गया है। इन सब खबरों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शेख मंजूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। आज वो श्रीनगर में हैं। श्रीनगर में रहते हुए भी उन्होंने वक्त निकाला है। उनके हम शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, पाकिस्तान के हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के हालात इस वक्त धमाका खैज है। पिछले एक साल से बराबर इमरान खान ने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया। वहां के जो साबिक फौजी जनरल है उसको नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये मीर जाफर है। उसके बाद बार बार उनके जो इलेक्शन रैलीज हुए, इंटरव्यूज हुए, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में खराबी है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल पाकिस्तान के फौज का है। और उस सिलसिले में उन्होंने 2-3 आर्मी जनरल्स का नाम भी लिया है। अब रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि जिसमें उन्होंने कहा एक जो सीनियर फौजी जनरल है वो उसको मारने की कोशिश में लगा है, जिसका उसने कोड वर्ड डर्टी हेड ही कहा। और इस पर 2 दिन पहले आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया है, भाई इसने बार बार ये एलिगेशंस लगा रहा है, अब ये हद हो गई है। और इससे जो है मलाइन होती है, आर्मी फोर्सेस डिमोरलाइज होते हैं। अगर उसके पास सबूत है तो वो कोर्ट में जाए। लेकिन उस दिन ही पता चला कि इसकी गिरफ्तारी अब इमिनेंट हो रही है। लेकिन जिस अंदाजे, ड्रामेटिक अंदाजे से इसको गिरफ्तार किया गया जब वो कोर्ट में जा रहा था, उस तरीके से हाई कोर्ट में जा रहा था, उस तरीके से जो लिया रेंजर्स ने इसको खींच लिया, घसीट कर लिया, तो वो बहुत, उसके बाद जो हालात हुए वो इतने डेंजरस हुए कि एंग्री मॉब ने लाहौर में जो आर्मी हेडक्वार्टर्स का एक है, जनरल का दफ्तर है, उस पर दावा बोल दिया, वहां जला दिया सारा कुछ। ये पहली बार हो है कि पाकिस्तान के जो प्रोटेस्टर्स है, लोगों ने आर्मी के जो उनके इमलाक है, उनके जो घर है, उनके फौजी जो उन पर हमला किया है। ये एक डेंजरस सिचुएशन, और इससे लग रहा है कि आइंदा कई महीनों तक हालात बड़े सीरियस रहेंगे। और यहाँ तक भी पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी तरीके से मिलिट्री इंटरवीन करेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। किस सूरत में करेगी? मार्शल लॉ के सूरत में करेगी, या वो जो अपना जो है असर रसूख ज्यादा बढ़ाएगी प्रेजेंट रिजीम में। ये हालात तो ऑलमोस्ट डेफिनेट है। और ये एक और इंडिकेशन दे रही है कि सितंबर अक्टूबर में जो पाकिस्तान में नॉर्मली जनरल इलेक्शंस होने वाला है, उस पर भी अब क्वेश्चन मार्क लग गया, अच्छा। क्योंकि जी हालात इतनी तेजी जी से जी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हालात इतनी तेजी से ठीक नहीं हो रहे हैं। और एक किस्म का ये रिवोल्ट है आर्मी के खिलाफ लोगों का, जो एक सीरियस सिचुएशन उनकी उस कंट्री के लिए है, जब जिसको वो बहुत मानते थे और ये भी कह रहे थे कि ये एक डिसिप्लिन फोर्स है। अब उसके एक साल से इस फोर्स के बारे में जो भी बयान आए हैं, राइट और लेफ्ट, इनफैक्ट मुस्लिम लीग और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। उनकी यानी कि जो उनकी एक इमेज थी वो पूरी तरह उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। अच्छा, इमरान खान ने अपनी हुकूमत के गिरने के आसपास, गिरने के बाद
दो उन्होंने दुश्मन आइडेंटिफाई किए थे। एक तो अमेरिका, उन्होंने ये कहा था कि ये जो शहबाज शरीफ की सरकार है ये इम्पोर्टेड सरकार है, और फौज, आईएसआई, इनको उन्होंने टारगेट किया था। क्या आपको लगता है कि और अच्छा, हमने पिछले दिनों खास तौर पर पाकिस्तान के फौजी सरबराह को अमेरिका जाते हुए भी देखा था, तो क्या इसमें अमेरिका की नाराजगी असल है या फौज की नाराजगी ही है जिसका ये खमियाजा भुगत रहे हैं? देखिए, 90% जो पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बने हैं उनको या फौज ने बनाया है, जिनको गिराया उसमें भी फौज का अमल दखल रहा है। इमरान खान को बनाने में भी उन्हीं का हाथ है, नवाज शरीफ को बनाने में भी उन्हीं का हाथ रहा है, इमरान खान को गिराने और नवाज शरीफ को गिराने में भी इसी फौज का हाथ रहा है। और इमरान खान ने जो किया था उस वक्त एक साइफर हाथ में लिया है जिसमें उसने कहा ये अमेरिकी साजिश है, लेकिन उसने ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए किया। हालांकि अमेरिका को 2011-12 के बाद पाकिस्तान में इतने इंटरेस्ट नहीं रहे। जब उन्होंने उसामा को, उसके बाद उन्हें लगा कि कुछ चीजें पाकिस्तान ने छुपा के रखी थी, खासकर इसके बारे में उन्होंने मिलिट्री एड बंद किया उनको, और कुछ जो इंटरेस्ट रहा वो कन्फाइंड था अफगानिस्तान। और जब से अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस निकल गए तो उसके बाद उनको ज्यादा इनकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई है, वो दूसरे एशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा वो इम्पोर्टेंट बन गए उनके लिए। पाकिस्तान उनके लिए इतना, और जो माशी हालात है वहाँ, सिक्योरिटी सिचुएशन है, या जो सारा कुछ है वो तबाही के दहाने पर है। इसलिए उनका हाल ही में एक ये देखिए कि इमरान खान का ही एक खुसूसी नुमाइंदा अमेरिका गया, जहां उसने कांग्रेसमैन के साथ बात की, उन्होंने एक यूएस में लॉबी भी हायर की जो इसकी इमेज वहां पर करे। इसलिए ये कहना कि उनका कोई रोल रहा है, कोई जवाजियत नहीं रखता। हाँ, आर्मी का रोल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने इस्तेमाल किया जो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इख्तियार करे, तो ये इसी से उनकी तबाही है। और दूसरी बात, वो किसी हद तक पॉलिटिकली जो है ना वो मैवरिक है, वो एक बात पर कायम नहीं रहते और बार बार ये कहते हैं, जिसकी वजह से, और उनकी पार्टी की सबसे ये वो वन मैन शो है। तहरीक इंसाफ पार्टी जो है वो सिर्फ इमरान खान है, वो अगर हट गए तो दूसरों में उनमें कोई रेलिवेंस ही नहीं है, पॉलिटिकल रेलिवेंस ही नहीं है। इसलिए जो हालात है वो बड़े डेंजरस है, और उनके जो सपोर्टर्स है खासकर उनमें से यूथ और औरतें बहुत शामिल है, ओवरसीज में बहुत उनकी सपोर्ट है, बेस है। उससे बहुत मुल्क को फर्दर डिटेरिएशन इसके हालात में हो जाएगी। हालात सुधरेंगे इमीडिएटली नहीं, हालांकि हो सकता है वो काम कर सकेंगे रेस्टोर 2-4 दिनों के अंदर, लेकिन जो अंदर जो लावा पक रहा है वो तो रहेगा। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान में। पहले ही महंगाई और दूसरी परेशानियों में लोग पहले ही उलझे हुए हैं, और इस बीच में ये है कि सबसे ज्यादा महंगाई वाला मुल्क जो एशिया में है वो पाकिस्तान बन गया। उसने श्रीलंका जो बैंकरप्ट डिक्लेयर किया उसको भी पीछे छोड़ दिया है, और इनकी प्रॉब्लम ये बढ़ गई है कि आईएमएफ ने पिछले 6 महीने से उनको मुज़ाकरात होते हुए भी उन्होंने कुछ कंडीशन पे उन्होंने लोन उनको सैंक्शन नहीं किया। ना उनकी जो मीटिंग होने वाली है शायद 17 मई को होने वाली है, उस एजेंडा में भी पाकिस्तान के लिए जो है क्रेडिट फैसिलिटीज या लोन फैसिलिटीज देने का कोई भी एजेंडा नहीं है उसमें। यानी ऐसे हालात में जब लोग बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे और उनकी घरों की जरूरतें अपनी जगह, मुश्किलात वो रहेंगी, तो मुल्क के हालात मजीद और ज्यादा खराब होंगे। अच्छा, मैं अब चलता हूं मिडिल ईस्ट की तरफ, जहां इजराइल ने गाजा पर एक बड़ी कार्रवाई की है। तकरीबन 40 जहाजों का इस्तेमाल किया गया, ऐसी खबरें हैं, और 13 लोग मारे गए पहले हमले में, उसके बाद और भी हमले हो रहे हैं। इसमें एक रिएक्शन जो आया है हमास, जिहाद इस्लामी, लॉयंस डेन, इन सब का,
इससे ऐसा लगता है, चूंकि अभी पिछले दिनों खुद इजराइल से ऐसी आवाजें आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा था कि अब के बाद कई मोर्चों पर एक साथ इजराइल को जंग का सामना करना होगा। तो ऐसी हालत में जब इजराइल के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, हर सैटरडे को एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है, ऐसे वक्त में ये जो जंग, तकरीबन जंग जैसे हालत हैं, वो आपको क्या लगता है कहां लेके जाएंगे? मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया इंडिया में इंडिया के विजिट पर हैं और वो अपनी विजिट कट शॉर्ट करके वापस जा रहे हैं। 3 दिन का उनका दौरा था, तकरीबन 1.5 दिन में वो वापस जा रहे हैं। जी, आप बताइए कि क्या आप देखिए वहां के हालात को कैसे देख रहे हैं? देखिए पिछले कई महीनों से हम कह रहे थे कि जो इजराइल और फलस्तीनियन की जो सिचुएशन है वो डेंजरस सिचुएशन इख्तियार कर रही है, क्योंकि बार बार कई बार इजरायली फोर्सेस ने न सिर्फ गाजा में उनको टारगेट किया बल्कि वेस्ट बैंक के कई इलाकों में छापे मारे, लोगों को मारा, मस्जिद अक्सा पर कई बार दावा बोल दिया, जिससे इन्होंने एक जो है बिल्डअप किया टेंशन का एटमॉस्फेयर वहां पर। हो सकता था इसमें कोई डोमेस्टिक कंपल्शंस थे, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्राइसिस फेस कर रही है। और ये मेरा अपना अंदाजा है, ये प्राइम मिनिस्टर नेतान्याहू की आखिरी इनिंग होगी पॉलिटिकल, और अपने फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर बचाने के लिए वो हर एक चीज दांव पर लगा रहे हैं। यहां तक कि जो अटैक किया, जिसके इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कंडेमनेशन किया, हालांकि फ्रांस ने इसमें ओपनली जाहिर किया, यूएस ने तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जो 10 सिविलियंस मारे गए, ये एक कंसर्न है। ये दिखा रहा है, और जो नया जो है चेंजिंग एटमॉस्फियर, चेंजिंग सिचुएशन इन मिडल ईस्ट, ये इजराइल कोशिश कर रहा है कि उसको स्कटल करने के लिए जो पीस हो रहा है, चाहे रीएडमिशन ऑफ सीरिया इन अरब लीग, रेस्टोरेशन ऑफ टॉक्स बिटवीन, ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज इन यमन, या दूसरी चीजों में जो है, ये सारा कुछ कोशिश कर रहा है अपने एग्रेशन से, अग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से इसको स्कटल करने की भी कोशिश कर रहा है। आप देखिए जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने बयान दिया, वो ये कह रहा है कि हम अरब लीग के, अरब कंट्रीज के साथ मिलकर एक नया, ये इसका मतलब है वो एक कोशिश कर रहे हैं कि जो यूनिटी का एक माहौल वहां पर खड़ा हुआ है, इसको किसी न किसी तरीके से वो डैमेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वो हर तरफ आ गए हैं। एक तरफ डोमेस्टिक, जैसे आपने कहा, हर हफ्ते इतने मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रात भर चलते रहते हैं वो। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो अरब कंट्रीज में, जहां इनकी बहुत ये कोशिश कर रही थी, अभी इसराइल ने रिक्वेस्ट की थी कि सऊदी अरब को कि जो हज पिलग्रिम्स हैं उनके लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स का वो, हालांकि शायद वो देगा, अभी तक नहीं देगा। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर ये हुआ तो हमारे लिए ये उम्मीद बढ़ जाएगी कि दूसरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट करने लिए ओवर सऊदी अरबियन स्पेस जो है वो भी मिलेगा। लेकिन अभी तक पहला भी नहीं मिला था। ये एक चीज है जो वो समझते हैं एक डेस्परेट अटेम्प्ट होती है, जब कोई लूजर होता है वो हर तरफ से ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से वो अपनी जो है पॉलिटिकल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल जो उसका जो है सपोर्ट जो है, इसको कैसे बचा कर रखे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बूमरैंग भी करता है। हालात अब वैसे नहीं रहेंगे। अभी जो एक तो दौरा जो हुआ ईरानियन प्रेसिडेंट का दौरा जो हुआ, सीरिया का जो हुआ, वो भी लैंडमार्क रहा है इस वजह से, क्योंकि 10-11 साल के बाद एक प्रेसिडेंट, अहमद नजादी जो है, वो उस वक्त शायद 2010 में गए थे। उसके बाद ये भी एक दिखा रहा है कि ओपनिंग अप हो रही है, एक तरफ ईरान की, दूसरी तरफ सीरिया की, फिर अरब लीग में उसमें एडमिशन लेना या दूसरे कंट्रीज के साथ, वो सारा डायनेमिक्स चेंज कर रहा है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स का।
अच्छा शेख साहब, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि नेतन्याहू ने अब ऐसा, मतलब वहां की मीडिया में भी इस किस्म की बातें आई हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उससे बचने के लिए तो वो जुडिशल ओवरहॉल वाला सिलसिला शुरू हुआ। अब जुडिशल ओवरहॉल पर जितने मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको डाइवर्ट करने के लिए अब वो गजा पर हमले शुरू कर रहे हैं और इसराइल को खुद खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि इसराइल से वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक और कई और लोग हैं जो मोसाद के चीफ रह चुके हैं, फौज के चीफ रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब इसराइल के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, सब तरफ से घिरा हुआ है, हजारों लाखों की तादाद में रॉकेट्स और मिसाइल हिजबुल्लाह के पास हैं। तो उस खतरे को क्या इसराइल के लिए इन्होंने खुद बढ़ाया है, इनवाइट किया है खतरों को? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जब इंसान किसी पॉलिटिशियन के पर्सनल इंटरेस्ट वो सुप्रीम बनते जाए, इवन और कंट्रीज इंटरेस्ट, तो हालात खराब होते हैं। ये उसके खिलाफ करप्शन केसेस थे, पिछली बार भी वो तकरीबन उसमें इसकी जो है इंडाइटमेंट होने वाली थी। तो एक तो ये है जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरीके से बनना चाहता था, ताकि किसी हद तक जो कोर्ट केसेस है उससे उसको राहत मिलेगा। लेकिन हमें ये देखना है, इस वक्त वो सारे मुल्क को अभी तक वो फेल हुआ। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए हैं, इस तरीके से जुडिशल रिफॉर्म्स जो वो लाना चाहता है या डाइल्यूट करना चाहता था जुडिशल पावर, सो अभी तक इसमें फेल हुआ है। और जैसे मुजाहरे चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसमें वो कामयाब होगा। इससे वो फर्दर वीकन हो जाएगा। कभी क्या पॉलिटिशियन क्या करते हैं, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इन डेस्परेशन दे टेक सो मेनी स्टेप्स, बट इन दैट प्रोसेस वो मेनी रॉन्ग स्टेप्स आर बीइंग टेकन, जिससे वो फर्दर कमजोर ही पड़ता है। और यही इनका भी मकसद है। इनका एक टेन्योर शेल्फ लाइफ जो थी, उन्होंने बहुत कई साल उन्होंने हुकूमत की, अब लगता है ये डिक्लाइन पर है। इसके बाद उनके लिए पॉलिटिकल जो है रोल कोई बड़ा नहीं रहेगा। जैसे कि चूंकि इसके पार्टीज में जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं या आर्मी जनरल रहे हैं, वो भी इस हद तक वो तंग आ गए हैं। इसके ओन एलाइज जो अमेरिका है, जो फ्रांस है, वो बार बार ये कहते हैं इसका जो एटीट्यूड है ये बड़ा हॉट हेडेड बन गया है, ये हमें भी डिक्टेट करता है। ये ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं चलता है ज्यादा देर, और ये उनके लिए ज्यादा डेट्रीमेंटल साबित होगा बने। और इसके साथ साथ अपनी कंट्री के लिए भी ये प्रॉब्लम्स खड़ा कर रहा है इस सिलसिले में। सिर्फ एक आदमी अपनी अन्ना के लिए मुल्क के सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को अब देखिए, अभी मैं रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ रहा था, हालांकि इजराइल जो है पिलग्रिम टूरिज्म के लिए सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती थी, अब इतना कम हो गया है बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट, फ्लाइट्स कम करने पड़े हैं, इकोनॉमी पर असर पड़ा है उसके इस वजह से, चूंकि वहां पर जो होटल्स है और इस टूरिज्म रिलेटेड जो दूसरे इंडस्ट्रीज है, फिर ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग हैज बीन अफेक्टेड बाय दिस। ये बहुत लम्हे फिक्र है उनके लिए भी और सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि अगर ये फ्रेजाइल बन गई, वोलेटाइल बन गया रीजन, तो सारा इसके लपेट में आ जाएगा। अच्छा, ये एक तरफ ये सब हो रहा है, अभी 2 दिन पहले अमेरिका के एनएसए जैक सुलेवन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, और जो जो खबर में आया है उसमें वो जनरल किस्म की आई है, रीजनल इश्यूज डिस्कस किए हैं, बायलैटरल इश्यूज डिस्कस किए हैं। लेकिन सुलीवन ने सऊदी अरब आने से 1 हफ्ते पहले ये बात कही थी कि अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात कायम करने के लिए लगातार शिद्दत से कोशिश कर रहा है। इसी वक्त में जब ये जैक सुलेवन यहां थे, उस तरफ अमेरिका में ये जो एली कोहन जो बाद में भारत आए हैं, ये अमेरिका में थे, वहां फॉरेन मिनिस्टर से मिले, एंटनी ब्लिंकन से, और वहां किसे जो रिपोर्ट आई है उसमें सऊदी अरब का नाम ना लेकर के ये कहा गया कि कुछ और अरब मुल्कों से ताल्लुकात बहाल करने के सिलसिले में इजराइल और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बात हुई है।
तो क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि अब से पहले आप कई बार कह चुके हैं देखिए, कि मैंने ये सारे रिपोर्ट पढ़े हैं इस सिलसिले में। हाँ, मुझे लगता था इजराइल से ज्यादा इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस ये थी कि हम चाइना और रशिया के बारे में यूएस इज वरीड अबाउट दिस रीजन, क्योंकि चाइना बढ़ रहा है। चाइना ने जिस तरीके से रोल अदा किया रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन, जिसका असर भी दिखाई गया। इसका इसका मतलब है जो दूसरे मसाइल है रीजन में, वो आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक तो ये, दूसरी बात जो उनकी मीटिंग रही उसमें यूएई भी शामिल था, एनएसए इंडिया के भी शामिल थे, जी जी, वो भी गए थे उसी वक्त। हालांकि इंडिविजुअली वो किसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए गए, और बायलैटरल रिलेशंस के अलावा उसमें सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि चाइना जो अपना जो असर्ट कर रहा है एज अ रोल वर्ल्ड पावर के तौर पर, मीडिया, ऑलरेडी चाइना ने इजराइल और फलस्तीनियन के दरमियान मीडिएशन करने की भी ऑफर दी। उनके कंसर्न फॉरेन मिनिस्टर्स को कहा इस सिलसिले में। यूक्रेन के बारे में उसने एक प्लान दिया है जिसको कई यूरोपियन मुल्कों ने सपोर्ट भी किया है किसी हद तक। इसको आजमाने की कोशिश, इसको ट्राई देने की कोशिश करनी चाहिए। ये अमेरिका और जो अपना जो वो लोन्स दे रहा है कंट्रीज के, और अपना बढ़ा रहा है असल रसूख अफ्रीका में, अरब कंट्रीज में, उससे वरीड है। और जो चेंज उन्हें भी लगता है अरब वर्ल्ड में, जैसे यूक्रेन के मसले पर किसी भी अरब कंट्री ने यूएस स्टैंड को सपोर्ट नहीं किया, न्यूट्रल है। इवन इंडिया न्यूट्रल रहा। एक तो ये है, ये जरूरी है इस दौरान इजराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए भी कोई जिक्र हुआ होगी। लेकिन मुझे जो प्रेजेंट सिचुएशन लग रही है इसमें नियर फ्यूचर में, क्योंकि पॉलिटिक्स में नथिंग इज फाइनल, नियर फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से खुद इजराइल के हालात है, कौन इन कंडीशंस में, कोई भी मैच्योर्ड मुल्क, कोई भी जिसमें कंसर्न होता है, सीरियसली थिंकिंग कंट्री, कौन कि इस कंट्री को इस वक्त यानी कि उसके साथ बहाल ताल्लुकात करे, जबकि एक तरफ वो फलस्तीनियंस पर जिस तरीके से उनको हमले करते हैं, टॉर्चर किया जाता है, और सारे जो पब्लिक है वो उसी कम्युनिटी के साथ खड़ी है। इस वक्त आई डोंट थिंक नो एनी कंट्री विल टेक दिस हेस्टी डिसीजन। दे विल ऑल्सो, इट इज लाइक वेट एंड वॉच पॉलिसी करेंगे जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाएंगे। इसमें इन वोलेटाइल कंडीशन में कोई भी कंट्री सपोर्ट नहीं कर, अनलेस दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स। जैसे अमेरिका हमेशा इनके हक में आया, पहले भी आया है, आइंदा भी आ जाएगा। दूसरी कंट्रीज को इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इन प्रेजेंट सिचुएशन में किसी भी तरीके का कदम उठाना इलॉजिकल लगे। अच्छा, आपने चीन की मीडिएशन का जिक्र किया, ईरान सऊदी अरब के बीच में उन्होंने ताल्लुकात बहाल कराए। उसी के बाद में अरब लीग ने सीरिया को वापस अपने यहाँ मेंबरशिप देने का ऐलान किया है, बहाल करने का ऐलान किया है। और सीरिया ये कह रहा है, वहां से जो उसके फौरन बाद जो रिएक्शन आया कि सभी अरब लीग के मुल्कों को आपस में मिलकर के इश्यूज को रिजोल्व करना चाहिए, उसमें ज्यादा पॉजिटिव तरीके से काम करना चाहिए। आप इस सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बार यह है सीरिया के साथ अरब कंट्रीज के एटीट्यूड और अप्रोच में पिछले 1-1.5 साल से नरमी आ रही थी, क्योंकि जो मकसद के लिए उन्होंने रेजिस्टेंट ग्रुप्स जो, या रिबेल्स कहिए, या जो फोर्सेस या दूसरे ग्रुप्स के नाम पर वहां पर इमर्ज हुए टू डिथ्रोन बशर अल असद गवर्नमेंट, वो फेल हुए। इसलिए वो चाहते, उनको भी ये लगा जो उन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर के जो आर्म्स एम्यूनिशन फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दिया है, अल्टीमेटली इट केम टू नॉट, कुछ भी हासिल नहीं है। चाहे उसमें टर्की था, अमेरिका था, कतर था, सऊदी अरबिया, इवन यूएई या दूसरे कंट्रीज। फिर एक तरफ ये जो मिलिट्री का जो मसला है ना, इसमें आप पैसे देते रहो
आर्म्स एम्यूनिशन देते रहो और इसका कोई हासिल भी नहीं कुछ होता। यही हाल यूक्रेन का हुआ है। लगता है थक गए हैं आप, जो उसके सपोर्टर्स भी है, एलाइज भी है, वो उनकी भी एक लिमिट है, किस हद तक उनको यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, मिलिट्री सपोर्ट देंगे, तो उनकी लिमिट जो आई है, इसलिए एक थकावट सी लगती है। इसी तरीके से उनको लगा कि जो हमने किया था, एक तो वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुआ, दूसरी बात मुस्लिम कंट्रीज जो अरब लीग में, इसमें वर्चुअली डिवीजन हुआ। हालांकि एक्सपल तो किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली तकरीबन हाफ अ डजन अरब कंट्रीज ऐसे थे जो इनडायरेक्टली मेंटेन कांटेक्ट किए हुए थे सीरिया के साथ। इसमें इराक का भी था, लेबनान था, जॉर्डन था, किसी हद तक कुवैत या ये जो ओमान वाले भी थे। तो ये एक तो डिवीजन हो गया। डिवीजन जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो देन इट बिकम्स इनइफेक्टिव। इसलिए अब उनको भी लग रहा है, प्रैग्मेटिक भी वो ले लगे वो सिचुएशन का, और अब वो समझते हैं ये बेहतर है रीजन के लिए, अरब लीग के लिए, कि एक हो जाए एटलीस्ट बहुत कुछ मसाइल पर जो हल हो सकते हैं, और हल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एविडेंट हो गया। अब इसके बाद बहुत सारे मसाइल में जिससे सारा रीजन इन्वॉल्व था। अब देखिए इसी का यमन का देखिए, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हुआ है कुछ वहां पर, यानी कि बातचीत भी आगे रही है, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, ये बहुत सारी चीजें एक के बाद एक हो रही है। इसके बाद आप देखिए अब ओपनिंग अप जो है सीरिया के साथ है, वहां भी कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। नेचुरली जो इस रीजन में इसके खिलाफ थे, उनके लिए ये सबसे बड़ा धचका है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं, वो ये कि आम तौर पर अब से पहले तक ये समझा जाता रहा है कि अरब मुल्क, खास तौर पर जीसीसी मुल्क, अमेरिका के कंसेंट से बहुत से फैसले करते रहे हैं, खास तौर पर ईरान के साथ दुश्मनी और दूसरी चीजें। अब ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल होने के बाद ये जो सीरिया को और अरब लीग में वापस लिया है, इस पर अब भी अमेरिका ने नाराजगी जताई है और सैंक्शंस जारी रखने की बात कही है। और उससे पहले बाकायदा जो जॉर्डन में मीटिंग हुई थी अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसके बाद मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर को बाकायदा फोन करके कहा गया था कि आगे ना बढ़ो, एहतियात करो सीरिया के साथ। क्या अब यह समझा जाए कि ये अरब मुल्क अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर भी अपने फैसले लेने लगे हैं? देखिए ये हमें पहले से ही लग रहा था, जब ये यूक्रेन वार का एक ये था। दूसरा, चाइना के साथ उन्होंने जो किया था, रिलेशंस बढ़ाए, उनको इन्वेस्टमेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट सऊदी अरब आया, दूसरी कंट्रीज गया, एक इंडिकेशन लग रही थी कि ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम यूएस। और अब ये छोटी मोटी चीजें जो है, इनकी नाराजगी, वो उनको एंटिसिपेट करते हैं कि ये ऐसा स्टेटमेंट देंगे, ये ऐसा करेंगे। लेकिन इसमें अभी अगर देखें, विद अमेरिका उस पर बाइडेन के इंतजामिया पर भी बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है कि किस तरीके से उसने सऊदी अरब को आइसोलेट किया। जबरदस्त वहां यूएस के पेपर में आता है, यूएस के कांग्रेसमैन ऐसा कहते हैं। ट्रंप ने ये कहा कि इसी की वजह से ये हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद आज के अरब हुक्मरान मोर प्रैग्मेटिक है, मोर प्रैक्टिकल है। वो जो पहले जो सारे जो पुराने रूलर्स थे, उनको बस अमेरिका के अलावा और यूएस उसके अलाइज के अलावा दुनिया वहां ही खत्म होती थी और शुरू भी वहीं होती थी, क्योंकि उसमें कुछ पुराना रोल भी रहा है, जैसे इराक ने कुवैत पर हमला किया है या कुछ और चीजें हैं। हालांकि ये भी एक हकीकत है, अमेरिका की वजह से ही, चाहे वो 73 वार था, 67 वार था या दूसरी चीज है, अरब उसको डिफीट हुई। इस चीज की वो चश्मपोशी कर रहे थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट, उनके सारे जो अरबों डॉलर्स के जो पैसे थे, इलीगल मनी थे,
ये जो है उसको उन्होंने अरबों के उनके वही ऐश करते थे, वहीं ऐयाशी के लिए या वहीं इन्वेस्ट करते थे। उनको ये जो है लुक ईस्ट पॉलिसी बैद में आ गई। अब उनको लगता है वहां उसके बराबर कुछ और भी मुल्क है, चाहे इंडिया भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना है या दूसरे कंट्रीज है, साउथ कोरिया है, जापान है, वहां भी ये करने लगे हैं और उन्होंने अपना ऑप्शन जो है खोल दिया है। अब वो टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं अमेरिका पर। पहला उनका सारा आर्म्स एम्यूनिशन जो है, जो टिश्यू पेपर तक, वो अमेरिका से ही आता है। अब चेंज इसलिए इस सिलसिले में अगर कहीं कहीं नाराजगी भी है, ये एक मसले पर नहीं है, ये कई मसलों पर नाराजगी है। वो इसको इसीलिए शायद जो NSA आया था वहां पर, ये भी एक था तो किसी न किसी हद तक रिपेयर करे जो रिलेशंस में कहीं ना कहीं जो आई है, स्ट्रेंड हुए हैं कहीं किस तरीके से, अंडर करंट है उसमें, ये उसको किसी हद तक रिपेयर करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है बात दूर तक चली गई है। जी जी जी, अमेरिका के लिए बात दूर तक चली गई। असल बात यह है कि अमेरिका के लिए दुनिया बदल रही है और ये बात कई तरह से मुख्तलिफ दुनिया के मीडिया के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए ये बात कही जा रही है कि अब जो ताकत का मरकज है वो अमेरिका और वेस्ट से हट करके ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और एक सेकंड देखिए, 90 से लेकर 2020 तक अमेरिका डोमिनेंट फोर्स रहा, यूनिपोलर वर्ल्ड का रहा। अब ये यूनिपोलर नहीं रहा, अब ये मल्टीपोलर रहा। उसमें नई ताकतें, जो पहले कह रहे थे कोल्ड वॉर के दौरान इट इज वेस्ट वर्सेस सोवियत यूनियन, एक उनका ग्रुप था, एक इनका ग्रुप है, और कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन के बाद वो तो खत्म ही हुआ था, वो ग्रुप ही खत्म हुआ। और उसके मोस्ट ऑफ दीज, उसमें जो कंट्रीज थे, दे अलाइंड विद यूएस एंड इट्स एलाइज सूनर और लेटर। लेकिन अब नई हकीकतें सामने आ रही है, नया जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 ताकतें उभर हो रही है। ये सिर्फ यूएस ही कन्फाइन नहीं रहा है। यूएस अपने में इतने कर्जों में डूबा है कि उसके बराबर यूएस की इनकी इकोनॉमी है, चाइना की। और इस हालात में आप देखिए, रशिया भी इन हालात में होके मिलिटरली वो असर्ट कर रहा है। इंडिया अपने तौर पर यूएस के कई चीजों पर एग्री नहीं करता है, बहुत चीजों पर। अब अमेरिका की नहीं चलती, ऐसे हालात बन गए कि अब देखिए, ये बात ज्यादा अच्छी है कि ताकत के कई मरकज हों, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह दिया जाता था, वो अपने फैसले खुद कर सकें और कई ऑप्शंस हों उनके सामने, बल्कि सबसे ताल्लुकात रखे जाएं। ऐसे हालात हों तो शायद वो जो साजिशें, जंगें, उस सब से दुनिया की जान छूट सकती है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।